हेलो बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है केमिकल बॉन्डिंग का। और लेक्चर नंबर 11 में हमने एच बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। और लेक्चर नंबर 12 जो होगा ये भी एच बॉन्डिंग का ही होगा, पार्ट नंबर 2। क्योंकि मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी केमिस्ट्री में ये यूज़ होता है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से ही। जैसे हम लास्ट टाइम भी क्वेश्चन खेल रहे थे, इसी तरह एक अनदर क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट इज KHF2 इज पॉसिबल। KHF2 is possible but not KHBr2 और KHI2। वाई? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका लॉजिक क्या है? KHF2 पॉसिबल है बट KHBr2 और KHI2 पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? सर हम लिखेंगे KHF2। मेरे बेटे KHF2 में K पॉजिटिव प्रेजेंट होगा और HF2 नेगेटिव प्रेजेंट होगा। एज क्लियरली यहाँ पे HF2 नेगेटिव है तो डैट मीन्स F पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे HF है। अब देखिए H और F में F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या ये डाइपोल बन गया? यस सर। और यहाँ पर क्या ये आयन है? यस सर। क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है? जब एक हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हो। ठीक है ना? अब इसी तरह हम ये लिख सकते हैं KHBr2 और KHI2 डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग। KHBr2 and KHI2 do not exist. क्यों? क्यों भाई? because of absence of H bonding। क्योंकि वहाँ पे H बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। इसी तरह अनदर पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एडवांस में आप देखो कैसे फंसाएगा। KHCl2, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा मैंने आपको KHF2 के बारे में लिखवाया, KHBr2 के बारे में लिखवाया, KHI2 के बारे में लिखवाया, बट KHCl2 के बारे में नहीं लिखवाया क्योंकि यहाँ पे आप फंसोगे, इसीलिए मैंने ये अलग से डिस्कस किया। KHCl2 does not exist। KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप एडवांस में फंसोगे। बट HCl2 नेगेटिव आयन एग्जिस्ट। कब? सर ये क्या बात हुई कि HCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है बट उसका आयन HCl2 एनायन एग्जिस्ट करता है। कब? जब उसको कंपेरेबल साइज का कैटायन मिलता है। क्या बोला मैंने? जब HCl2 नेगेटिव आयन को कंपेरेबल लार्ज साइज का कैटायन मिलता है तब वो क्या बनाता है? तब वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, डेट इज लेट्स एनर्जी का कंसेप्ट। लेट्स एनर्जी कंसेप्ट क्या कहता है? कंपेरेबल साइज का कैटायन होना चाहिए। मतलब अगर कोई एनायन है, उसी एनायन के साथ अगर कैटायन को मिलना होगा तो वो कंपेरेबल साइज के होने चाहिए। ठीक है ना? बट HCl2 नेगेटिव आयन exist with large size of cation such as like cesium positive or
NO पॉजिटिव। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं HCl2 नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मेरे पास आएगा CsHCl2, ये एग्जिस्ट करेगा, और NOHCl2 ये एग्जिस्ट होता है। तो मेरे बेटे एडवांस में आप फंसना नहीं। तो क्या याद रखना है, KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है, बट HCl2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है विद किसके साथ, लार्ज साइज कैटायन के साथ, लाइक सीजियम पॉजिटिव एंड NO पॉजिटिव। इसी तरह अनदर क्वेश्चन आएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। Orthonitrophenol is less soluble in water than paranitrophenol। होपफुली आपने कल का लेक्चर सुना होगा, वो उसी में ये वाला कंसेप्ट मैंने समझाया, लेस सॉल्युबल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। अब आपको पता ही है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का एक ही जगह है, बट पैरानाइट्रोफिनॉल के दो जगह है, ठीक है ना। मैं ऐसे बनाऊंगा, दिस इज द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, एंड डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब मेरे बेटे अगर वाटर आएगा तो एक ही साइड से जुड़ेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल में लाइक दिस, एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ से भी वाटर जुड़ेगा और यहाँ से भी वाटर के मॉइटीज ऐड होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है ना मेरे बेटे, समझ में आई बात। तो यहाँ से दो साइड से वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है, यहाँ से एक ही साइड से वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है। तो जहाँ से ज़्यादा जुड़ेगा वो ज़्यादा सॉल्युबल, कम जुड़ेगा तो कम सॉल्युबल, ठीक है ना, आई समझ। ऐसे लिखेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल ड्यू टू, किसकी वजह से, कौन सी एज बॉन्डिंग होती है, इंट्रा, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से ये लेस सॉल्युबल होता है। और एक और क्वेश्चन है, जे एडवांस का PYQ है, ये PYQ है किसका, जे एडवांस का। तो क्या क्वेश्चन आया था, ऑर्थो बेंजल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड जिसको कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो बेंजल्डिहाइड इज अ लिक्विड at room temperature, is a liquid at room temperature, is a liquid at room temperature, while as parahydroxy benzaldehyde is a high melting solid। ऐसा क्वेश्चन आया था। अब मेरे बेटे, अब हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हमें कैसे पता चलेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ना। वरना अभी यहाँ पे आपको ये याद रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ रहा है तो हम यहाँ पे ये कंसेप्ट पढ़ लेंगे, बाकी धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चर सारा कुछ समझ में आएगा। जब आप ऑर्गेनिक में जाओगे, फिजिकल पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक पूरा छान लोगे, ठीक है ना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का, C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे H बॉन्डिंग है, इसको हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड, सॉरी एसिड नहीं,
सॉरी सल्फोल्डिहाइड, ठीक है ना, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। अब ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड में कौन सी एच बॉन्डिंग दिख रही है आपको? एक विचिलेशन हो रही है, ठीक है ना, एक ही मॉलिक्यूल में एच बॉन्डिंग हो रही है, तो डैट मीन्स यहाँ पे इंट्रा एच बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा एच बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अब इंट्रा एच बॉन्डिंग हो रही है, अब देखना पैरा में क्या होगा। अरे पैरा में सर, पैरा 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 बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों में, ये है पैरा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे इस H और O के बीच में, इधर यहाँ पे O और H आएगा, इसके बीच में H बॉन्डिंग है। दो मॉलिटीज़ के बीच में, पैरा में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग है, तो इसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या है? इंटर H बॉन्डिंग। अब मेरे बेटे आप डिसाइड कीजिए, पैरा में ज़्यादा अट्रैक्शन होती है या पैरा बोल रहा हूँ, इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी या इंट्रा में? ऑब्वियसली इंटर में ज़्यादा अट्रैक्शन है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ इंटर में यहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन। जब यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन है, उसका मतलब क्या? यहाँ पे इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी सॉलिड में रहने की, देयरफॉर इन सॉलिड, ठीक है ना। और ये ऑर्थो वाला नो टेंडेंसी इन सॉलिड बिकॉज ऑफ लेस अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन कम होती है। यही तो क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसी तरह अनदर क्वेश्चन आएगा इन फ्यूचर, ग्लाइसरॉल जो होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है एथेनॉल से, इसको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन क्या है? ग्लाइसरॉल इज मोर विस्कस देन एथेनॉल, दारू, एक्सप्लेन, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या बनाऊंगा? ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर सर हमें तो पता नहीं, मैंने बोला डरना नहीं। CH2 CH CH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइसरॉल। अब देखना यहाँ पे CH2 अगर दो ही होंगे और एक OH दूसरा OH, इसको कहते हैं ग्लाइकॉल, और एक ऐड किया मैंने, और एथेनॉल C2H5OH। अब देखना मेरे बेटे, यहाँ पे 3 OH है, यहाँ पे 3 OH है, तो इसका मतलब 3 साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पे एक ही OH है, तो डैट मीन्स कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा फ्लो होने में, तो डैट मीन्स ग्लाइसरॉल इज मोर विस्कस देन द एथेनॉल। तो ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, एक्सटेंट ऑफ H bonding in glycerol is more as compared to ethanol, so it is more viscous, तो ये ज़्यादा विस्कस है। इसी तरह अनदर क्वेश्चन आएगा, CH4 और H2O का, CH4 और H2O नियरली दोनों का मॉलिकुलर वेट सेम है, बट जो CH4 है उसका बॉइलिंग पॉइंट 112 केल्विन है, और वाटर का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज 373 केल्विन। इसको एक्सप्लेन करो।
तो एक्सप्लेन क्या ही करना है इसमें सर, इसमें जो वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उसमें एच बॉन्डिंग होती है और CH4 में एच बॉन्डिंग नहीं होती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। इसी तरह अनदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, CH4 and H2O have nearly same molecular weight, yet CH4 has a boiling point 112 Kelvin and H2O has 373 Kelvin. Explain. तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? ये इसीलिए हुआ क्योंकि वाटर में एच बॉन्डिंग होगी, ड्यू टू एच बॉन्डिंग इन वाटर। समझ में आ रहा है एच बॉन्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरह अनदर क्वेश्चन आएगा, ऑल्दो कि ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12th की NCERT में है, जब आप वांट ऑफ फैक्टर पढ़ते हो वहाँ पे। द एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर weight of acetic acid is just double than theoretical molecular weight of acetic acid. Why? तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल जो हमने एक्सपेरिमेंट्स से देखा, कैलकुलेट करके देखा, एक्सपेरिमेंट्स से देखा, लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट था, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, थ्योरेटिकल जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसका वेट A आना चाहिए, बट उसका जो वेट आया वो 2A आया। इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर भी एच बॉन्डिंग है। तो क्या लिखेंगे, CH3 एसिटिक एसिड CH3COOH, यस, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, अगर मैं एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H है। दिस इज द एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन CH3CO और H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। क्लियरली आपको ये विजिबल होगा कि यहाँ पे ये और ये, यहाँ पर ये एच बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है ना मेरे बेटे। ये साइड एच बॉन्डिंग है, ये वाली साइड भी एच बॉन्डिंग है। एक एसिटिक एसिड, ये वाला एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है और ये दूसरा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है। जब दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो डैट मीन्स थ्योरेटिकली आपने एक एसिटिक एसिड मान लिया, बट जब दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स, जब हमने एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बनाया, ये एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एसोसिएशन में रहता है। क्यों एसोसिएशन में रहता है, क्योंकि वहाँ पे एच बॉन्डिंग होती है, तो ओब्वियसली यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, डबल आएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपके दिमाग में क्वेश्चन एक आएगा, सर जो क्लोरीन है और नाइट्रोजन है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मगर जो ये क्लोरीन है ये एच बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, और जो ये नाइट्रोजन है वो टू सम एक्सटेंट क्या मैं ये बोलूँगा, जो ये नाइट्रोजन है वो एच बॉन्डिंग करता है। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या बोला? क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट जो क्लोरीन है वो एच बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, नाइट्रोजन एच बॉन्डिंग दिखाता है। सर क्यों? ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आया होगा, तो वो मैं क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? ऑल्दो
chlorine has same electronegativity value as nitrogen, but the former मतलब chlorine, but the former does not form effective H bonding. एक्सप्लेन, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो मेरे बेटे इसका सिंपल सा क्वेश्चन आंसर ये आएगा। देखो मैंने बोला कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का ज़ेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जेड इफेक्टिव ऑफ क्लोरीन। उस जेड इफेक्टिव की वजह से क्या होगा, स्मॉल साइज नाइट्रोजन पे आएगा। जब स्मॉल साइज नाइट्रोजन पे आएगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। इसीलिए जो नाइट्रोजन जो है वो एच बॉन्डिंग करता है और क्लोरीन एच बॉन्डिंग नहीं करता है, बस यही रीज़न है। तो आंसर क्या आएगा, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ nitrogen, electronegativity of nitrogen is approximately equal to chlorine, but Z effective of nitrogen is greater than Z effective of किससे, क्लोरीन से, because of small size of nitrogen। इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा, देयरफॉर एच बॉन्डिंग, वो टेक पार्ट करेगा किसमें, एच बॉन्डिंग में। इसी तरह अनदर क्वेश्चन आता है, दैट क्वेश्चन क्या है, मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, एक्सप्लेन। मोलर एंट्रोपी चेंज, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आता है, मोलर एंट्रोपी चेंज, ये सारा कुछ मोलर एंट्रोपी फलाना ढिमकाना ये सारा कुछ जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। मैं एच बॉन्डिंग की एप्लीकेशन आपको समझा रहा हूँ, एच बॉन्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है। मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, molar entropy change of vaporization of acetic acid is less than that of water, explain। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब सर मोलर एंट्रोपी ये छोड़ो, मोलर एंट्रोपी चेंज, इसमें ये सारा कुछ चेंज छोड़ो, आपको क्या समझ में आया, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब क्या है, उड़ जाना, वेपराइजेशन का मतलब क्या है, उड़ जाना। अब ये क्या बोल रहा है, मोलर एंट्रोपी चेंज, मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड लेस, मतलब एसिटिक एसिड कम उड़ता है, मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। अब इसमें मुझे मोलर एंट्रोपी चेंज ये छोड़ो, इसमें मुझे ये खाली समझ में आ रहा है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब है उड़ जाना, बस ये दिमाग में रखना। अब मैं एसिटिक एसिड बनाऊंगा, अभी आपने सोच लिया, अभी आपने बनाया कि एसिटिक एसिड डाइमर में रहता है, डाइमराइजेशन, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एच बॉन्डिंग करते हैं, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O और O यहाँ पे H और यहाँ पे मैं इसका H लूँगा और इसका O, इसी तरह C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये H बॉन्डिंग होगी। दिस इज द मोइटी ऑफ किसका, मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में कितने H बॉन्ड है, तो मैं बोलूँगा 2 H बॉन्ड, 2 H बॉन्ड है। अब वाटर बनाते हैं, ओहो सर वाटर, और आपने सर कल ही पढ़ाया था एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, 4, ये तो जे एडवांस का PYQ था।
एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 4H बॉन्ड। एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में 2 ही H बॉन्ड। जब 2 ही H बॉन्ड है तो इसका मतलब एसिटिक एसिड हैज़ लेस मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल, ठीक है ना। अब ये क्या होता है ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में समझ में आएगा। देयरफॉर एसिटिक एसिड हैज़ लेस मोलर entropy change of vaporization, less entropy change of vaporization। इसी तरह और एक क्वेश्चन आता है, that is the heat of vaporization of water is higher than HF। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जो हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की है वो ज़्यादा है एच एफ से, बट स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड इन एच एफ इज़ हायर देन द वाटर। बट द स्ट्रेंथ जो है एच एफ की, जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एच एफ की एज कम्पेयर टू वाटर। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर is higher, heat of vaporization of water is higher than किससे? HF से। However, strength of H bond, किसकी strength? Strength of H bond in HF is higher than water। Explain, ये हमने एक्सप्लेन करना है। अब देखना, अब मैंने पहले ही आपको बोला ना, तभी आपको ये समझ में आएगा जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे। फिर भी ये समझना क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही लोचा है, वो एप्लीकेशन पार्ट सिखा रहा हूँ। ये मैं एच एफ बनाऊँगा। एच एफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो जिगजैग होता है। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। देखिए, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन। अब देखिए, ये हाइड्रोजन जो है ये 2 फ्लोरीन के बीच में, ये हाइड्रोजन जो है ये 2 फ्लोरीन के बीच में है। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर। और याद रखना, इन दोनों का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 140, जितना मुझे याद आ रहा है 140 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, जो एक एच एफ है, एक एच एफ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। एक एच एफ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो क्या बोलूँगा, एक एच एफ जो होता है, एक एच एफ जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाता है। ये एक एच एफ मान लो, इसके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। अब सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँगा एक एच एफ, एक एच एफ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऐसे समझिए। अब वाटर का स्ट्रक्चर आपने कल ही सीखा। ये O, ये यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से भी एक बॉन्ड और यहाँ से ये वाटर मॉइटी है, ठीक है ना मेरे बेटे। ये वाटर मॉलिक्यूल है और आपको पता है ये एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 4 H बॉन्ड्स। दोनों में ऐसे H बॉन्ड्स किसके ज़्यादा? एच एफ के या वाटर के? सर वाटर के। तो सर इसका मतलब एच एफ को वेपर में बनाने, ये, या मैं ये बोलूँगा, जब एच एफ को वेपर में बनाना है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। क्या बोला मैंने? जब एच एफ को वेपर में बनाना होगा तो हमने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। बट वाटर को जब वेपर में कन्वर्ट करना होगा तो 4 बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। तो 4 बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल होता है। जब मुश्किल होगा तो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ
वाटर इज ज़्यादा एज कंपेयर टू HF। इज इट क्लियर? अब आपके दिमाग में ये एक डाउट आएगा, सर जो HF है, HF में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यस, HF में स्ट्रेंथ ऑफ HF इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, क्योंकि HF का एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के एक हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा होता है, ये क्लियरली, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आया? तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से इसका हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। देयरफॉर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज मोर, क्योंकि आपको वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे और HF में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? एज एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, H बॉन्ड इज मोर इन वाटर। 4 बॉन्ड बनाता है, एक्सटेंट बोला मैंने। एज एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड इज मोर इन वाटर, और HF में 2 ही बनता है। एज कंपेयर टू HF, एज कंपेयर टू HF, heat of vaporization of water is higher than HF। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है डेट इज द स्ट्रेंथ वाला। तो स्ट्रेंथ में क्या बोला है? HF की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है HO से, और स्ट्रेंथ हमेशा देखा जाता है चार्ज से या सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। देखो मैं आपको बनाऊंगा F, अगर ऐसे बताएंगे क्वेश्चन, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया, क्वेश्चन अंदर लूँगा। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्वेश्चन ये आया, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये फ्लोरीन आयन है और ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे फ्लोरीन बगल में नेगेटिव चार्ज मान लो, और इस पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी डिस्टेंस मान लेंगे x। इस तरह F H और इसकी डिस्टेंस हम मान लेंगे y। इस तरह F H इसकी स्ट्रेंथ को हम डिनोट करेंगे Z से, लेंथ शोल्डर स्ट्रेंथ। अब HF में ये जो x स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू y, एज कम्पेयर टू Z। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है ना। तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? x की ज़्यादा होगी y से और z से। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर उल्टा करके पूछूंगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब मेरे बेटे जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, तो उससे अपोजिट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बनाऊंगा, F इसके बीच में A, ठीक है ना, इसी तरह FH इसके बीच में B, और क्या लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन लिखेंगे FH और सिंगल बॉन्ड N इसके बीच में C। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या आएगा? जिसमें अट्रैक्शन कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो आंसर आएगा CBA। अब इस तरह एक नोट पॉइंट आप लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। जो वाटर होता है उसमें जो H बॉन्डिंग होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, बट वेपर स्टेट में वाटर में H बॉन्डिंग नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो क्या याद रखोगे? वाटर में जो H बॉन्डिंग होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, बट वेपर स्टेट में नहीं होती है। तो नोट पॉइंट आप लिखिएगा। सर क्या नोट पॉइंट है? H2O, वाटर हैज़ H bonding in liquid
and solid state, liquid and solid state, but in vapor state, vapor state में क्या होता है, there is no H bonding, वहाँ पे कोई H bonding नहीं है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हो रहा है, तो होपफुली मैं वो शेयर करूँगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct representation, which of the following is the correct representation of water in liquid state, in liquid। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सर जो वाटर होता है लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में एच बॉन्डिंग करता है, वेपर स्टेट में एच बॉन्डिंग नहीं करता है। सर एच बॉन्डिंग का मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे। तो मैंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। देखो मज़ा क्या है पढ़ने में, दिस इज द ये होता है कंसेप्चुअली जब आप पढ़ोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। देखो मैंने सिंपल लिखा लिक्विड स्टेट में H2O, दूसरी में लिखा मैंने H2O होल N, सी में लिखूंगा बोथ आर करेक्ट, डी लिखूंगा नन। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? शाबाश, बी पार्ट। सिंपली क्यों बी पार्ट आएगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट आ गया। जब लिक्विड स्टेट आ गया तो डैट मीन्स एच बॉन्डिंग होगी। अब इसी क्वेश्चन को अलग वे में मैं बताऊंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर इन गैसियस स्टेट। चलो लेते ही है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग है, ये छोटा क्वेश्चन बट पूछ लेना, अपने दोस्तों से पूछ लेना, देख लेंगे करेक्ट करेंगे या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर इन गैसियस स्टेट। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। अरे यू आर वेल अवेयर कि गैसियस स्टेट में कोई एच बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ही ये होगा। अगर मैं वही ऑप्शन दूंगे ऊपर वाले ऑप्शन, H2O होल एंड सी बोथ, डी नन, तो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है ना। इसके बाद और एक नोट पॉइंट आप याद रखिएगा जो HF के बारे में है। HF is the only molecule, अब क्यों कैसे होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक में। HF is the only molecule which has H bonding in all states, that is सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। और ये एग्जिस्ट कैसे होता है, HF होल N। इसकी फॉर्म जो होगी या तो HF होल ट्वाइस हो सकती है, HF होल 4 टाइम्स या HF होल 6 टाइम्स, ये हो सकता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, क्या अगर H बॉन्डिंग नहीं होती क्या लाइफ पॉसिबल होती? क्या अगर H बॉन्डिंग नहीं होती, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्या लाइफ पॉसिबल होती? सोचो, होपफुली आपने सोचा होगा। अच्छा, स्टूडेंट कैसे सोचेगा, वो बोलेगा सर अगर H बॉन्डिंग नहीं होगी ना तो डैट मीन्स वाटर भी नहीं होगा। अरे चोमो, वो अलग बात है, वाटर होगा कि नहीं होगा। उससे पहले हम बेसिक थिंग पे जाएंगे, सेल पे। सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में DNA होता है। अब जो DNA जो होता है मेरे बेटे, जो DNA होता है वो DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रैंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब जब हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आपको पता ही होगा, वहाँ पे एडेनिन थाइमीन होता है, ग्वानिन साइटोसिन होता है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड। अब जो ये बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, एच बॉन्ड्स ही होते हैं ना। अब जब एच बॉन्डिंग नहीं होगी
तो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर ही नहीं होता, डीएनए ही नहीं होता। जब डीएनए ही नहीं होता क्या लाइफ पॉसिबल होती? बाद में देखेंगे ना, पानी वानी बाद में देखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आप ऐसे याद रखोगे। चलो लिखते हैं ये, इफ एच बॉन्डिंग not present, then helical structure of DNA not possible. तो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। देयरफॉर नो लाइफ, तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। पानी बाद में छोड़ेंगे, ये ना जुगाड़ बाद में देखेंगे पानी होगा कि नहीं। अच्छा, अनदर दिमाग में ये आ रहा है कि जब सर्दियाँ पड़ती है, सर्दियाँ आती है ना, तो एक जो इंसान होता है, ये एक इंसान बहुत जालिम होता है, बट जो इंसान है वो अपना जुगाड़ तो करता है, अपना जुगाड़ तो करता है। सर क्या जुगाड़ करता है? जो इंसान होता है ये अपना जुगाड़ कैसे करेगा? ये गर्म रहने के लिए जैकेट पहनेगा, एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये तो इंसानों की बात हो गई। बट व्हाट अबाउट एक्वाटिक लाइफ? ऑल्दो कि एक्वाटिक लाइफ 3/4 हो, 70% लाइफ जो है, 70% जो अर्थ है वो लगभग एक्वाटिक लाइफ ही है। तो ये एक्वाटिक लाइफ कैसे जुगाड़ करते हैं? ये भी एज बॉन्डिंग से ही बचते हैं। सर्दियों में क्या होता है, जब सर्दी आती है तो उस सर्दी की वजह से जो पानी होता है, पानी का टेम्परेचर डाउन होता है। तो पानी का टेम्परेचर डाउन हो गया तो उसकी वजह से जो पानी की जो अपर लेयर होती है वो अपर लेयर जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। उस फ्रीज की वजह से क्या होता है, उस फ्रीज की वजह से जो अपर लेयर है, जो पानी की अपर लेयर है, ये एक इंसुलेशन का काम करती है। मतलब सर इंसुलेशन का दैट मीन्स जो नीचे जो एक्वाटिक लाइफ है, जीव जंतु है, वो इजीली सर्वाइव करते हैं। समझ में आ रही है एज बॉन्डिंग की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ है? एज बॉन्डिंग कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप फील कर लो, मज़ा आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। इसी तरह और एक फैक्ट आप याद रखिएगा, जो आइस नॉर्मल वाटर से बनती है, नॉर्मल वाटर मतलब H2O से बनती है। अगर मैंने आइस H2O से बनाई, वो क्या करती है? इट विल नॉट सिंक ऑन द वाटर, इट विल फ्लोट ऑन द वाटर, नॉट सिंक इन वाटर। ये वाटर में सिंक नहीं करेगी, इट विल फ्लोट ऑन वाटर, ये वाटर पे फ्लोट करेगी। बट अगर मैं आइस बना लूँ, मगर वो आइस हैवी वाटर से बनाऊँ, हैवी वाटर, एच हाइड्रोजन के बदले उसका आइसोटोप लूँ, D2O, ड्यूट्रियम, तो क्या करेगा? यह जो आइस होगा वो सिंक करेगा, दिस आइस विल सिंक, ठीक है ना, सिंक इनटू द वाटर, डूब जाएगा। ये फैक्ट की तरह याद रखिएगा। इसी तरह ये एच बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगभग कंप्लीट हो गया। इसी तरह और एक छोटा मोटा कंसेप्ट आता है, दैट्स द बॉइलिंग पॉइंट। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन चैप्टर में। फिलहाल आप याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट, और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और दोनों फैक्टर्स एक साथ लगते हैं, कभी एक ही फैक्टर लगता है, कभी दूसरा फैक्टर लगेगा, बट कभी कुछ क्वेश्चन में दोनों फैक्टर्स लगेंगे।
तो बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसी तरह हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसमें, HF, HCl, HBr, HI। तो क्या याद रखोगे, देखो यहाँ से यहाँ HI तक जब हम जाते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, बट जो HF है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, जो H बॉन्डिंग की अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करती है किसको, मॉलिक्यूलर वेट को। तो आप क्या करोगे, HF का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसका ये आएगा सर क्या, HF का सबसे ज़्यादा, फिर HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। इसी तरह अनदर क्वेश्चन आएगा, देखो इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका, H2O का, H2S का, H2SE का, H2TE का। यहाँ पे भी वही रीज़न आप दोगे, डैट इज़ H2O का सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पे साइज फैक्टर लगाओगे तो H2O डोमिनेटिंग होगा क्योंकि वहाँ पे H बॉन्डिंग होगी, H2O का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आएगा, फिर H2TE का आएगा, फिर H2SE का आएगा, और इसी तरह सबसे लास्ट कम बॉइलिंग पॉइंट H2S का आएगा। इसी तरह और एक क्वेश्चन आप नोट करिएगा, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेम है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका, NH3 का, ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्केट इम्पॉर्टेंट, NH3 का, PH3 का, और ASH3 का, SBH3 का, और बिस्मथ BiH3 का, ठीक है ना। अब मेरे बेटे आप क्या याद रखोगे, जो नाइट्रोजन जो है NH3, ये भी एच बॉन्डिंग करता है, बट ये उतनी खास एच बॉन्डिंग नहीं करता है कि ये डोमिनेट करे साइज को, ये पॉइंट याद रखिए। तो इसमें आप क्या याद रखोगे, BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर SBH3 का आएगा, फिर इसके बाद NH3 का आएगा। क्या याद रखोगे, थर्ड नंबर पे आता है BiH3 का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर उससे कम SBH3 का, फिर उससे कम NH3 का, फिर ओब्वियसली क्या आएगा ASH3, फिर PH3 का, सबसे कम PH3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्यों कम आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन इसीलिए पीछे आ गया, डोमिनेट इसीलिए इसने नहीं किया, आल्दो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अच्छा, इसी तरह और एक टर्म देगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर। सर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मोटा मोटा आल्दो कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर में कंसेप्ट पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, मोटा मोटा आप ये याद रखोगे, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू वेपराइज, मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू वेपराइज, दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू वेपराइज। इसी तरह इसके लिए आप ये याद रखोगे CT, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब होता क्या है इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैंने कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, मैं अभी डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन between molecules. Critical temperature is directly proportional to attraction between molecules. अब देखो क्वेश्चन है JEE एडवांस का, एडवांस PYQ, मज़ा आ रहा है ना। ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर किसके बीच में, H2O एंड O2 के बीच में। मे बी ये फ्यूचर नीट क्वेश्चन हो, मे बी ये फ्यूचर JEE क्वेश्चन हो। तो ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहा है। अब आपको पता ही है सर, क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब जो H2O है
H2O में H बॉन्डिंग होती है, दैट मीन्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सिंपल। तो आंसर क्या आएगा? H2O में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू O2। ठीक है ना? क्यों H2O की ज़्यादा आ गई? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और कभी इसका अनदर स्टेटमेंट ये भी बन सकता है, जो H2O है, इस H2O में क्या होता है, उसमें ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल, जब ये पोलर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। दो रीज़न दे सकता है, ठीक है ना? अच्छा मेरे बेटे, और एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, दैट इज़ द, आप ट्राई कीजिएगा, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग, HF H2O NH3। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग तो क्या आएगा? HF की ज़्यादा होगी H2O से और NH3 से। अब सेम क्वेश्चन आएगा और सेम क्वेश्चन में बोलेगा, देखो फंसाएगा कैसे। मैंने बोला ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग, तो HF की ज़्यादा H2O से और H2O की ज़्यादा NH3 से। सेम क्वेश्चन आएगा, बोलेगा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस में? HF में, H2O में, NH3 में। तो आंसर क्या आएगा? तो बेटा याद रखना, आंसर इसका जो आएगा वो H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू HF। H2O ज़्यादा होगा HF से और NH3 से, क्या? बॉइलिंग पॉइंट। और यू नो वेरी वेल इसका आंसर क्यों आ गया H2O, ऑल्दो कि स्ट्रेंथ ऑफ HF ज़्यादा है। देखो मेरे बेटे, H2O में 4 H बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, यहाँ पे 2 H बॉन्ड्स। NH3 की औकात ही नहीं है आपकी तरह। H2O में 4 H बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे। जब 4 H बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे तो उसका बॉन्ड उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और HF स्ट्रेंथ का मतलब चार्ज, और HF में चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है ना? इसी तरह बोरिक एसिड में आपको पता ही है, बोरिक एसिड कल सिखाया था, यस हाँ मुझे याद आया। बोरिक एसिड में एक बोरिक एसिड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता था? चलो बनाते हैं। इन केस ऑफ शायद 6, यस, इन केस ऑफ बोरिक एसिड, और 4, चलो बना के ही दिखाते हैं, थोड़ी रट के है। BOH BOH, ये हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 6 आ गए, ठीक है ना? अब अगर मैं हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल जोड़ूंगा, हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, मिथाइल ऐड कर लो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? सर हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल ऐड किया, तो ये आएगा BOMe मिथाइल, BOMe मिथाइल और BOMe मिथाइल। अब मेरे बेटे, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है यहाँ पे ज़्यादा एच बॉन्डिंग है। जब ज़्यादा एच बॉन्डिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि अब ये एच बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, कम एच बॉन्डिंग दिखाएगा। तो इसी तरह एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, ये कंसेप्ट की तरह यूज़ कर लो आप। बोरिक एसिड में अगर हमने हाइड्रोजन अलग किया, एच रिमूव किया, उसकी जगह से मिथाइल आया, तो उसकी अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? क्योंकि अब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट H3BO3 में ज़्यादा है या Me3BO3 में, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, हाइड्रोजन को हटाया है, मिथाइल को जोड़ा है, यहाँ पे H बॉन्डिंग है तो
इसकी ज़्यादा होगी। इसी तरह H3PO4 में ज़्यादा होगी, या हाइड्रोजन हटाओ Me3PO4 में। अब मेरे बेटे आप फिर से बताओगे H3PO4 में क्यों? H3PO4 में H बॉन्डिंग होती है और H मैंने रिमूव किया, उसकी बजाय मिथाइल आया, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं होगी। इज इट क्लियर मेरे बेटे? ठीक है ना। इसी तरह H2SO4 में या Me2SO4 में किसकी एच बॉन्डिंग ज़्यादा होगी? वेरी गुड, H2SO4 में एच बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। जब एच बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। अच्छा, इसी तरह ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन उठाते हैं मज़ेदार, C2H5OH या C2H5OCH3। बताओ किसकी ज़्यादा? सर यहाँ पे OH है, इसकी ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर? आलो कि ये ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक में आपको ये खुद समझ में आएगा। चलो, हम अभी इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं तो इनऑर्गेनिक की बातें करेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह और एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करवा रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग किसमें? इन H2O वाटर एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किस में ज़्यादा होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक्सटेंट ज़्यादा होगी या वाटर की एक्सटेंट ज़्यादा होगा? स्ट्रक्चर पे जाएंगे और क्लियरली इट इज़ विजिबल, H2O2 का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर। देखो OH, ये वाटर बन गया, और H2O2 का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये O, ये H, ये O और यहाँ पे H। अब देखिए बेटा, ये मैं डॉटेड पेन उठाता हूँ, एक H बॉन्ड, दो H बॉन्ड, तीन H बॉन्ड, चार H बॉन्ड। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में चार H बॉन्ड्स होते हैं, बट यहाँ पे एक H बॉन्ड, दो, तीन H, चार, पाँच और 6। यहाँ पे कितने एच बॉन्ड्स है? 6 एच बॉन्ड्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग ज़्यादा है? एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग ज़्यादा है। यहाँ एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग मोर। जब एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग मोर है, देयरफॉर H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे? H2O से। तो H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा H2O से। अब इसी क्वेश्चन को एडवांस वाले कैसे पूछेंगे, वो आपको फंसाएंगे। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पूछेंगे? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी एक्सटेंट तो हो गया, स्ट्रेंथ। अनदर क्वेश्चन क्या पूछेगा? स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग किसमें? इन H2O एंड H2O2। अब देखना, स्ट्रेंथ हमेशा चेक करते हैं चार्ज से, OH, H। अब देखो ये H बॉन्डिंग किस में है? वाटर में। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, मगर 2 बार। अब ये H, ये O, ये O और यहाँ पर H। अब इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव एक बार ही आएगा। ये समझ में आ रही है बात? इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव एक बार आ गया। अब देखो, इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव 2 बार, इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव एक बार। तो स्ट्रेंथ की बात अगर बोलेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग वाटर की ज़्यादा होती है किससे? H2O2 से। स्ट्रेंथ में ये जीतेगा, एक्सटेंट में H2O2 जीतता है। समझ में आया? अच्छा, अनदर क्वेश्चन, आल दो कि ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है बट डिस्कस करूँगा। NaHCO3 सॉलिड, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग? इसमें कौन सी टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग होती है? अब सोडियम के बदले
इसमें क्या करोगे, सोडियम हटाओ, नेगेटिव चार्ज लाओ, तो क्या आएगा, बाइकार्बोनेट आयन आएगा, ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ H। इसी तरह ओ नेगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल सी डबल बॉन्ड ओ और H। इसी तरह तीसरा मॉलिक्यूल ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ H। अब बेटा ये याद रखना, यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग ये H बॉन्ड है, ये H बॉन्ड है, दिस इज द H बॉन्ड। और विच टाइप ऑफ H बॉन्ड इज इंटर और इंट्रा, दिस इज इंटर। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर। अब बेटा याद रखना, यहाँ पे जो H बॉन्डिंग टाइप है, डेट H ये आयन है, आयन, और ये डाइपोल है, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो विच टाइप ऑफ H बॉन्डिंग, ये भी पूछा जाएगा। H बॉन्ड इज कौन सा टाइप, आयन डाइपोल। कौन सा डाइपोल है यहाँ पे, कौन सा टाइप ऑफ H बॉन्डिंग है, यहाँ पे NaHCO3 में मैसिव टाइप ऑफ H बॉन्डिंग होती है। और वो मैसिव टाइप ऑफ H बॉन्डिंग कौन सी टाइप की H बॉन्डिंग होती है, आयन डाइपोल टाइप। तो पहले मैंने कल आपको पढ़ाया था H बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन। अभी दूसरा पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि H बॉन्डिंग जो होता है वो आयन डाइपोल भी होता है। कल डाइपोल डिस्कस किया था, आज आयन डाइपोल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, कल हमने डिस्कस किया था डाइपोल, आज हमने डिस्कस किया आयन डाइपोल। तो हम ऐसे लिखेंगे NaHCO3 हैज़ मैसिव H बॉन्डिंग, इसमें क्या होती है, मैसिव H बॉन्डिंग और इन्फिनाइट H बॉन्ड होता है। और H बॉन्डिंग में भी अनदर टाइप ऑफ H बॉन्डिंग इज आयन डाइपोल। हम सिर्फ पढ़ते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, बट H बॉन्डिंग आयन डाइपोल भी होता है, ठीक है ना। थैंक यू।